यूपी में शाह और विपक्ष की आहा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान मेरा परिवार बीजेपी परिवार की शुरुआत उन्होंने की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीतियों और तैयारियों के मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एयरपोर्ट पर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया। अमित शाह का आज लखनऊ बीजेपी ने बड़े जोर शोर से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बीजेपी की सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने मेरा परिवार बीजेपी परिवार अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत राज्य में 4 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे और इस अभियान का आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह पूरी टीम के साथ लखनऊ पहुंचे हैं। अमित शाह से पहले यूपी के प्रभारी और सह प्रभारी लखनऊ पहुंच चुके थे और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने अमित शाह का स्वागत किया। लाकर आया था यूपी के सामने, यूपी के बगैर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। मैंने कोई छिपाया नहीं था। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार भोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो उसका पूरा यश उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। और मित्रों, देखिए मोदी जी है, आप जो उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उत्साह देते हैं, वोट देते हैं, वो 3 गुना कर वापिस दे। ये पूरे सभागार में हजारों लोग बैठे हैं। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी। तो केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ के दौरे पर आज हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा, जिसमें बीजेपी की सदस्यता अभियान मेरा परिवार बीजेपी परिवार की उन्होंने शुरुआत की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और उन्हीं विधानसभा चुनावों की रणनीतियों और तैयारियों की मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर हैं और इसीलिए उनका यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। और अब चुनाव ज्यादा दूर भी नहीं है और चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का ये सदस्यता अभियान मेरा परिवार बीजेपी परिवार कहीं ना कहीं बीजेपी का कुनबा बढ़ाने के लिए भी इसकी शुरुआत की गई है। अब देखना होगा कि इस अभियान का बीजेपी में आगामी विधानसभा चुनावों पर कितना असर डालता है।
बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एयरपोर्ट पर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ को मंच के माध्यम से अमित शाह ने बहुत सराहा और उनकी तारीफ भी की। और इसी के साथ अमित शाह का लखनऊ का ये जो दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड से बीजेपी के सदस्यता अभियान को हरी झंडी दिखाई है और यहीं से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस पर जरा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ा अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है बीजेपी द्वारा और अमित शाह ने ये जो सदस्यता अभियान है इसकी शुरुआत की है, आज इसको हरी झंडी दिखाई है, कितना अहम ये अभियान आगामी विधानसभा चुनावों के लिए? मुस्कान, देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के अमित शाह बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। या अगर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ही अब बेहद सक्रिय नजर आ रही है। और आज के संबोधन के दौरान आपने सुना होगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर केंद्र में सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश को फतेह करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सहयोग के बिना केंद्र की सत्ता पर काबिज नहीं हुआ जा सकता है। और उन्होंने कहा कि पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के और विधानसभा के, उनमें बेहद सहयोग मिला था उत्तर प्रदेश की जनता का और इसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में काबिज हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने कहा है कि एक मौका और दीजिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और दीजिए। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को कमान संभालने का काम करिए, क्योंकि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से आप चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लाना पड़ेगा। ये बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 90% काम उन्होंने किए गए वादों का पूरा कर चुके हैं। 10% जो काम बचे हैं वो 2 महीनों में पूरा हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कर दिए जाएंगे। दूसरी बात कि जिस तरीके से गुंडा राज, माफिया राज, इसका सभी का उन्होंने जिक्र किया है कि अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब रात को मां बहन बेटियां घूम सकती हैं, 6 से 12 साल की लड़कियां भी बाहर निकल सकती हैं, रोडों पर टहल सकती हैं अगर टहलना है उन्हें तो, जबकि पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर हालात, जमीनी स्थिति देखा जाए तो बिल्कुल इससे उलट है, कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी अगर ऐसा कहा जाता है कि रात को महिलाएं निकलती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें खौफ होता है। ये बात अपवाद है कि कहा जाता है कि हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, योगी सरकार के अंतर्गत कहीं ना कहीं माफियाओं का खात्मा हुआ है, आत्मसमर्पण उन्होंने किया है, उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अभी भी माँ बहन बेटियां रात को उत्तर प्रदेश में घूम सकती हैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। बेबी रानी मौर्य खुद उन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं और उत्तर प्रदेश में आगरा की मेयर रह चुकी हैं। उन्होंने कहा है, खुद कहा है अभी पिछले दिनों कि 7 से 8 बजे के बाद कोई भी लड़की थाने में भी अकेले नहीं जाए। यानी खुद देखिए, उनकी नेता खुद कह रही हैं कि घर से रात को 7 बजे के बाद मत निकलिए आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं खौफ है। बिल्कुल, यहां तक कि उन्होंने कहा कि थाने भी जाइए। सोचिए, वो एक ऐसी जगह है जहां पर वो सुरक्षा के पूरी जिम्मेदारी बनती है पुलिस कर्मियों की। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि अगर आप थाने जाते हैं तो वहां पर भी अकेले आप मत जाइए, आप अपने पिता को ले जाइए, आप अपने भाई को ले जाइए, अपने साथ किसी भी एक परिजन को ले जाइए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बातें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं वही चुनावी जो आंकड़े हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से गठबंधन की जो जिक्र हो रहा था कि अभी तक ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उसके बाद जब वो अलग हुए उसके बाद ओवैसी से उन्होंने गठबंधन किया। अब सबसे बड़ी बात, अगर कि उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य विपक्षी भूमिका में कोई निभा रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। हालांकि प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से सक्रिय जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि उत्तर प्रदेश में जमीनी तौर पर अगर किसी की पैठ है, किसी का वोट बैंक है तो वो है समाजवादी पार्टी। इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने ये भी कहा, एक बार फिर से राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा उठाया। राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये विपक्षी के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, अब तारीख भी बता दी गई और वहां पर निर्माण भी हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने ये बात कहा, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2022 में भी राम मंदिर
चुनावी का प्रमुख केंद्र बनेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर को भुनाने की कोशिश करेगी वोट बैंक के रूप में, और ये बताया जाएगा कि हमने जो वादा किया था, जो हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसको पूरा किया और राम मंदिर अब बनने जा रहा है। तो एक हिंदुत्व वोट बैंक को साधने की कोशिश एक बार फिर से की जाएगी। हालांकि अब विपक्षी दल भी राम मंदिर के कहीं ना कहीं दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं अब ये बताते हैं कि राम मंदिर आस्था के केंद्र है, वो सभी के राम है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। बिल्कुल। और योगेश देखिए, आस्था जो है वो कोई नई नहीं है। आस्था हमेशा से ही राजनीति में सबसे ऊपर है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, या फिर खुद बीजेपी हो। क्योंकि हाल ही में हमने देखा, खुद प्रियंका गांधी भी वहां पर गई, मंदिरों में लगातार उन्होंने दर्शन किए। आस्था का मुद्दा वाकई बहुत अहम रहने वाला है आगामी चुनावों में। इसी के साथ कानून व्यवस्था, क्योंकि अभी कोर्ट, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से किसानों पर वहां के केंद्रीय मंत्री पर जो आरोप लगा, केंद्रीय गृह मंत्री पर, कि उन्होंने, उनके बेटे ने जिस तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, इस तरीके की जो तमाम स्थितियां हैं, कानून व्यवस्था भी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। और आज जो शुरुआत हुई है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार, अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक घर के अंदर ये स्टिकर चिपकना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं यही एक मोटो है कि बूथ स्तर पर पकड़ बनानी है, हर घर से वोट बैंक को निकालना है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में डलवाना है। यह प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से ये कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप जो कह रही हैं कि किसानों का मुद्दा, और कहीं ना कहीं एक मुद्दा और उठेगा, कोविड का मामला उठेगा, कोरोना काल का मामला उठेगा। विपक्ष से लगातार आज भी उस बात को लेकर के हमलावर होता रहता है कि कितने लोगों की जाने गई, जो अव्यवस्थाएं सामने आई थी, जो ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते थे, जो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाते थे, तमाम सारी ऐसी सुविधाएं, जिस तरीके से लाशों का अंबार देखने को मिला, गंगा के रेत के किनारे जिस तरीके से वो कपड़ा खींचने वाली तस्वीर सामने आई थी, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें एक बार फिर से मुस्कान सामने आएंगी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले। और जब चुनावी जनसभाएं होंगी, उनमें कहीं ना कहीं इन चीजों का जिक्र किया जाएगा, देखिएगा एक बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर है, राकेश टिकैत हर जगह खुले मंच से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट मत दीजिए। अभी कौशाम्बी गए थे उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी उन्होंने अपील की थी लोगों से कि आप वोट भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि किसी न किसी राजनीतिक दल का मंच भी साझा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राजनीतिक मंच का दल साझा करेंगे, तो राकेश टिकैत पर हालांकि एक बार फिर से ये आरोप लगना तय है कि जिस तरीके से उन्होंने, साफ तौर पर यह कहा जाता है कि विपक्षी दलों का ये सहयोग मिल रहा है, ये आंदोलन अब विपक्षी दलों का रह गया है, किसानों का नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था कि राकेश टिकैत वहां पहुंचे थे और वहां पर अपील की थी लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है कि राकेश टिकैत किसी भी मंच में, या कांग्रेस का भी देख सकते हैं या समाजवादी पार्टी का भी देख सकते हैं, किसी भी मंच पर नजर भी आ सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल। और योगेश देखिए, ये मुद्दे तो अहम है ही, इसी के साथ सबसे बड़ा अगर मुद्दे की बात करें तो हाल ही में एनसीआरबी के एक आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो महिलाओं के साथ जो अत्याचार या फिर छेड़छाड़ में पहले नंबर पर आया है। ये आंकड़े भी और ये जो तमाम चीजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं आगे मुद्दा रहने वाली है, जिसको लेकर शुरुआत से ही कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर है। और अभी हम कुछ समय पहले हाथरस कांड की बात कर ले, या फिर बहुत से ऐसे कांड हुए हैं जिसमें बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। ये मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को क्या वाकई इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी, तो सबसे अहम मुद्दा था वो अपराध था। अपराध को लेकर के समाजवादी पार्टी को हर समय कटघरे में खड़ा करने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी, और उसी को सियासी हथियार उसने बनाया और समाजवादी पार्टी की सरकार को गिराने का काम किया है। जिस तरीके से जो चुनाव हुए, उन चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ झारा वोट गिरा, यानी जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी उतनी सीटें आई हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो देखा जाए तो उन्हीं मुद्दों पर खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार घिरती नजर आ रही है। अपराध कम नहीं हुआ है, राजधानी लखनऊ में भी अपराध लगातार हो रहा है। एनसीआरबी के जो डाटा के आंकड़े के आप रिपोर्ट की बात कर रही हैं, उनमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहते हुए अपना किनारा काट लेते हैं कि दरअसल पहले मामले दर्ज नहीं होते थे, अब मामले दर्ज हो रहे हैं। तमाम सारे इस तरीके के हवाला दिए जा रहे हैं, लेकिन जो मामले वास्तव में सामने निकल करके आ रहे हैं, कानपुर में लगातार मामले, जिस तरीके से घटना घटती है, कानपुर को लोग कांडपुर कहने लगे थे, यहां तक के मामले सामने आने लगे थे, सुर्खियां बनने लगे थे, अखबारों की सुर्खियों में कांडपुर लिख के आने लगा था।
उसके बाद राजधानी अगर लखनऊ का ही जिक्र किया है करें तो जिस तरीके से गोमती नगर में ताबड़तोड़ हत्याएं हुई पिछले दिनों में लगातार, और उसको लेकर के तो देखिए विपक्ष जो है, और खासतौर पर विपक्ष में अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो वो इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी और एक बार फिर से वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के, यानी अपराध के मुद्दों को लेकर के, कोरोना काल के मुद्दों को लेकर के, किसानों को मुद्दे को लेकर के मुखर होगी और आने वाले विधानसभा के चुनावों में इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कि जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। कोरोना काल को याद दिलाएंगे कि उस दौरान आप याद करिए आप किस स्थिति से गुजर रहे थे, क्या स्थितियां थी, आपको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहद सक्रिय नजर आ रही है और उन्हीं मुद्दों से पार पाने के लिए कहीं न कहीं फूंक फूंक करके कदम रख रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज अपनी पूरी टीम के साथ अमित शाह लखनऊ लंबे समय के बाद पहुंचे हैं और अब आज से ही माना जा रहा है कि अमित शाह की जो नजर है वो उत्तर प्रदेश पे बैठ गई है और अब वो चुनावी रणनीतिकारों के साथ चुनावी रणनीति बनाएंगे और इसके साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में फतह होने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।